हेलो दोस्तों, आज क्लास होने वाली है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इस चैप्टर को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, इसे कहते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स या रोटेशन। अलग अलग बुक में इसका नाम अलग अलग है, लेकिन जरूरी यह है कि इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि जब बॉडी अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूमे, जब बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रेवोल्यूशन ना करे, रोटेशन करे, तो उस केस में किस किस तरह की स्टडी की जाती है, कैसे कैसे इफेक्ट आते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं, हमें जो यहां पे होने वाली है स्टडी, उस सभी स्टडी में सर्कुलर मोशन सबसे प्राइम होगा। सर्कुलर मोशन में यूज होने वाले तीन टर्म्स यानी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा, जब ये इस्तेमाल होंगे, जब ये आएंगे, मैं इसके बारे में आपको बताता जाऊंगा। तो आपने अगर इसके पहले का चैप्टर यानी सेंटर ऑफ मास नहीं भी पढ़ा है, सर्कुलर मोशन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं भी है, तब भी फिक्र मत करें, तब भी हम लोग ठीक जाएंगे, तब भी हम लोग इस चैप्टर को ठीक से कर पाएंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, इस चैप्टर में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इसके नाम से, रिजिड बॉडी। दुनिया में दो तरह की बॉडीज होती हैं, रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड बॉडीज वो होती हैं कि जिनके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर के ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये कंसीडर कर लीजिए सी और एक पॉइंट ये कंसीडर कर लीजिए डी। अगर मैं इस मार्कर को कंप्रेस करूं तो इस मार्कर को कंप्रेस करने के बावजूद भी इस बॉडी के इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज नहीं हुई, तो इस बॉडी को कहेंगे रिजिड। लेकिन अगर मैं एक स्पंज ले लूं और स्पंज के किसी भी दो पॉइंट्स को मार्क कर लूं और स्पंज को कंप्रेस करूं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज हो जाएगी। इसलिए ऐसी बॉडीज को कहते हैं नॉन रिजिड बॉडीज और ऐसी बॉडीज को रिजिड बॉडीज। अब आप में से कोई कमेंट में जाता होगा ये बात पूछने के लिए कि सर अगर मैं इसे और ज्यादा कंप्रेस करूं, इसे मैं ट्रक के नीचे रख दूं, तब तो पिचक जाएगा, तब तो इनके दो पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। तो रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में कंप्लीटली परफेक्टली रिजिड कोई बॉडी है ही नहीं। लेकिन अगर आप उस पर काफी फोर्स लगाओ, उसके बावजूद भी वो ना कंप्रेस हो, या फिर अगर उसमें कोई चेंज इन डायमेंशन यानी लेंथ का चेंज आए भी, वो बहुत कम आए उसकी डायमेंशन के कंपेरेटिवली। लाइक 1 मीटर की रॉड है और उसको मैंने खींचा और उसमें 0.1 मिलीमीटर का एक्सटेंशन आ गया, तो इसे आप ये नहीं कहोगे कि बहुत ज्यादा एक्सटेंशन है। तो बहुत छोटा सा एक्सटेंशन है, लगभग नेग्लिजिबल। उसकी डायमेंशन के कंपेयर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसी बॉडीज जिनमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद में भी बहुत माइनर सा एक्सटेंशन आता है, बहुत माइनर सा कंप्रेशन आता है, तो ऐसे केस में ऐसी बॉडीज को रिजिड मान लिया जाता है कि दे आर द रिजिड बॉडीज। अब आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसका नाम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है और ये इन्हीं दो बॉडीज के ऊपर है। नॉन रिजिड हमें यहां नहीं पढ़ना, नॉन रिजिड पढ़ेंगे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। यहां पे पूरे चैप्टर में हम रिजिड बॉडीज पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो आप इसे लिख लीजिए कि रिजिड बॉडी आर दी बॉडीज जिनके किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज नहीं होती। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ओके, अब अगर मैं मान लीजिए एक बॉडी ले लेता हूं, ये मेरे पास एक कोई बॉडी है, ओके, और यहां पे मैं एक्सिस लगा देता हूं। अब ये सर एक्सिस क्या है? एक्सिस सर कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कोई बॉडी है अपने पास में, कोई एक कार्डबोर्ड का कोई गोल या इस टाइप का कोई शीट बनाइए और उसमें पेन घुसा दीजिए। अब अगर घुमाओगे आप तो पेन तो वहीं घूमेगा, बाकी बॉडी पूरा एक सर्कुलर मोशन करेगी, बाकी बॉडी के सभी पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करेंगे, जबकि ये जो पेन होगा, दो एक्सिस होगी, वो अपने पॉइंट पर ही घूम रही होगी, वो ऐसे ऐसे नहीं घूमेगी, पॉइंट घूमेगा, पेन घूमेगा ऐसे ऐसे। तो जो ऐसे से घूमता है उसे कहते हैं एक्सिस, और उसके आसपास के वो सभी पार्टिकल्स उसका सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट। ओके, तो एक्सिस, सर मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट करवा रहा हूं इस बॉडी को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब सर एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी is the angle covered by the radius vector per unit time। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक पार्टिकल है लाइक दिस,
और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में, इसके पास कुछ वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता है ये पार्टिकल। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि 1 सेकंड में कितना एंगल कवर करता है, तो कोई बताएगा मान लीजिए सर 1 सेकंड में यहां पहुंच गया ये बॉब, तो इस थीटा कवर किया, थीटा एंगल कवर किया, इस ये गंदा हो गया, छी साफ साफ लिखेंगे दोस्तों, माफ करना। तो मान लीजिए थीटा एंगल कवर किया इसने, कितने थीटा एंगल कवर किया t इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में जितना एंगल कवर करता है रेडियस वेक्टर, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। यानी ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि रेडियस वेक्टर कितना एंगल कवर कर रही है। तो रेडियस वेक्टर इज कवरिंग थीटा एंगल इन 1 सेकेंड। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी पूछूं तो आप बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगल कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये वही है ओमेगा, यानी ओमेगा का मतलब होता है, अगर मान लीजिए ओमेगा की वैल्यू दे रखी है यहां पे 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो इससे समझ में आता है कि 1 सेकेंड में ये रेडियस वेक्टर 2 पाई एंगल कवर कर लेगी। और 2 पाई एंगल मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी 1 सेकेंड में। तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। टॉपिक ये है कि मान लीजिए इस बॉडी के सभी पॉइंट्स मूव कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। ओके, तो अगर इसका एक पॉइंट ये मान लेते हैं, दिस इज द पॉइंट, ओके, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, ये पॉइंट, ओके, और भी पॉइंट होंगे, मैं इन्हीं दो के बारे में बात कर लेता हूं अभी, उनसे ही आइडिया लग जाएगा। ठीक ठीक ठीक। अब क्या जरूरी है कि मान लीजिए m1 मास है, दिस इज मास m2, ओके, क्या जरूरी है कि ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगी? बिल्कुल जरूरी नहीं है सर। हो सकता है ये डिस्टेंस r1 हो और ये डिस्टेंस r2 हो सकती है सर। अब क्योंकि ये बॉडी ऐसे घूम रही है तो इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होगी v, इसकी भी लीनियर वेलोसिटी होगी विच इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, इसे बोलेंगे v1 और इसे बोलेंगे v2। v इज द लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी v का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू r। लीनियर वेलोसिटी v का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू r। तो लीजिए मैं ओमेगा आर ले लेता हूं, तो मैं इसे लिखूंगा ओमेगा R2, इसे लिखेंगे ओमेगा R1, ओमेगा R2 एंड ओमेगा R1। यानी किसी भी रिजिड बॉडी में जब वो रोटेट करती है तो उसके सभी पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होता है, वो चाहे पार्टिकल दूर हो या पार्टिकल पास हो, सबका ओमेगा सेम होता है। यहां मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिखा है, यहां पे मैंने ओमेगा लिखा है सब जगह। तो मैं कह सकता हूं कि एक रोटेटिंग बॉडी के सभी पार्टिकल्स सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी रोटेट करेगी तो जब बॉडी कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी तभी जाके सभी पार्टिकल कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी रोटेट करके कंप्लीट करके आ गई एक रोटेशन और उस बॉडी का कोई पार्टिकल ने कंप्लीट रोटेशन किया ही नहीं, या फिर बॉडी से पहले ही कंप्लीट रोटेशन कर लिया। ऐसा नहीं होता रिजिड बॉडीज में। रिजिड बॉडीज में जब बॉडी कंप्लीट सर्कल करती है तभी उसी वक्त तक सभी पार्टिकल कंप्लीट सर्कल करते हैं, तो सेम टाइम लेते हैं पूरा एक कंप्लीट सर्कल यानी 2 पाई रेडियन एंगल कवर करने में। तो इसलिए मैं कह देता हूं कि इन सभी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम है। अब सर मुझे एक बात बताइए, मैं इंटरेस्टेड हूं काइनेटिक एनर्जी में, ले लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए मैं सभी पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूं। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv², लेकिन पहले पार्टिकल की होगी हाफ m1v1², दूसरे पार्टिकल की होगी हाफ m2v2² एंड सो ऑन, क्योंकि और भी पार्टिकल होंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक पार्टिकल की, 2 पार्टिकल की बात कर रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर 1/2 m1, सर v1 की जगह पे क्या मैं ओमेगा r1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ओमेगा r1 का स्क्वायर, ऐसे ही हाफ m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं सर? देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, r1 स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, r1 स्क्वायर है, सबके पास ओमेगा स्क्वायर भी है
और सबके पास 1/2 भी है, तो मैं यहां से कॉमन लूंगा 1/2 और ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे बचेगा m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो सर मैं काइनेटिक एनर्जी तो निकाल रहा था सिस्टम की, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी में होता है 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। पहली बात तो वेलोसिटी ये लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए v, और v नहीं है, यहां ओमेगा है। ओमेगा कौन सी वेलोसिटी है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, या फिर आप समझने के लिए इस वक्त के लिए कह सकते हैं रोटेशनल वेलोसिटी। तो अगर ये रोटेशनल वेलोसिटी है, ये 1/2 है, तो इसे आप रोटेशनल मास कह सकते हैं। देखो कहना तो सही नहीं है, लेकिन एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये रोटेशनल मास है। लेकिन सर मास में तो सिर्फ मास होता है, m1 m2 m3 ये सबको ऐड कर दोगे मास हो जाएगा, लेकिन इस मास के साथ डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई है, तो ये मास तो नहीं है। तो ये क्या है? तो साइंटिस्ट जितने भी थे या जितने भी स्टडी हुई है, तो उनसे पता चला है कि इसे 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यानी ये जो टर्म है इसे आई कहा गया। आई 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 आई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जबकि होना चाहिए हाफ mv स्क्वायर। चलो यहां v नहीं है, ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, लेकिन यहां पे मास होना चाहिए था, मास नहीं है। तो ये काइनेटिक एनर्जी तो है, काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये। काइनेटिक एनर्जी है बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सर इस आई के बारे में बताओ कि आई है क्या? आई का एक नाम है, आई का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको एक नया नाम दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये फॉर्मूला इसके बराबर है, यानी I इक्वल्स टू, अगर आप देखो यहां पे सभी मासेस को मल्टीप्लाई किया, मासेस को डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए आप देखिए, है ना? तो अगर मैं इसको फॉर्मूले को ठीक से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समीशन ऑफ mi/ri स्क्वायर I फ्रॉम 1 to n। जितने पार्टिकल होंगे n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत सिंपल मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखकर क्या पता चलता है? देखो इमेजिन कीजिए कि एक 5 किलो का मास है और एक 10 किलो का ब्लॉक है। 5 किलो का ब्लॉक, 10 किलो का ब्लॉक। अब इनमें से किस ब्लॉक को धक्का देकर मूव करना, चलाना मुश्किल है? तो आप कहोगे जाहिर है सर 5 किलो और 10 किलो में से 10 किलो के ब्लॉक को धक्का देकर चलाना मुश्किल है। तो मास को देख के आप बताते हो कि किसको चलाना आसान है, किसको चलाना मुश्किल। तो मास को देखकर पता चलता है कि कितना चलाना मुश्किल, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम होगा या ज्यादा होगा तो इससे पता चलता है कि कितना घुमाना आसान है या कितना घुमाना मुश्किल है। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा तो इसका मतलब उसे आसानी से रोटेट किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत हाई है। इसका मतलब इसे घुमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी मास को देख के पता चलता है कितना चलाना मुश्किल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख के पता चलता है कितना घुमाना मुश्किल। तो चलिए दोस्तों इसकी एक प्रॉब्लम करते हैं।